वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, क्या पढ़ा था भाई हमने? डिजाइन फैक्टर पढ़े थे अंडर कंसिडरेशन लिमिट, स्टडी स्टेट लिमिट के कंसिडरेशन में फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो उनको हमने स्टडी किया था। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट 9 पैरामीटर्स। ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं। सो इन वेरी फर्स्ट वी हैव सीन द स्टेडी स्टेट कंसिडरेशन, जिसमें हम लोग पावर ट्रांसफर की बात कर रहे थे। कैसे पावर ट्रांसफर को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं और पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हैं बाय द यूज ऑफ स्टेडी स्टेट कंसिडरेशन। तो वी आर और वी एस को इक्वल करने की बात कर रहे थे। एंड इन सेकेंड कंसिडरेशन और इसमें हम लोगों ने एक बात और करी थी कि कैसे मान लो जो सर्ज इम्पिडेंस है वो हमारा किस तरीके से डिपेंड करता है। हम लोग एक कैलकुलेशन हम लोगों ने करी थी। ठीक है, जिसमें हमारी लेंथ ऑफ वायर की लिमिटेशंस होती हैं कि अगर 1.4 टाइम्स है तो कितना है, 2 टाइम्स है तो कितनी लेंथ होगी। और 1.3 टाइम मैंने एग्जांपल लिया था हम लोगों ने कि अगर 30 डिग्री हम लोग अल्फा सॉरी डेल के वैल्यू में 30 डिग्री रखें तो हमारा लोड एल सी जिसको हम लोग सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग बोलते हैं, उसकी वजह से हमारा जो ये आएगा 1.3 टाइम्स। ठीक है, और वो हम जो है बात कर रहे थे कि अबाउट 500 मीटर लेंथ की लाइन के लिए लिमिट करता है, इससे पर हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरीके से हमने कुछ बात करी। Then we have discussed about the current carrying capacity। ठीक है, करंट कैरिंग कैपेसिटी के बारे में बात की थी, कैसे आपकी ये डिपेंड करती है और साइज और वेट कंडक्टर का डिसाइड करती है। ठीक है, शॉर्ट टर्म करंट कैरिंग कैपेसिटी आपकी कंटिन्यूस लोड करंट कैपेसिटी क्या होगी, उसके अकॉर्डिंग उसका जो वायर है या जो कंडक्टर है उसका साइज डिपेंड करता है, कंडक्टर साइज। ठीक है, डिपेंड करता है। करंट इफेक्ट की बात करी थी कि हमारा वी आर और वी एस कैसे करती थी, हमारा रिसीविंग एंड पे वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है सेंडिंग एंड से। ठीक है, 13%, 1.3% के बाद बात करें 500 और 100%, 960 किलोमीटर की रेंज की बात करी थी। ये हम लोगों ने सब डिस्कस किया था, सर्ज इम्पीडेंस के बारे में डिस्कस किया था। देन वी हैव डिस्कस अबाउट द मैकेनिकल वाइब्रेशन एंड ऑक्सीलेशन के बारे में डिस्कस किया। एनवायरमेंट एंड बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में बात किया। ऑडिबल नॉइज जिसमें आपका इंटरफेरेंस, रेडियो इंटरफेरेंस, टेलीविजन इंटरफेरेंस, इन सब की हमने बात क्लियरेंस। ठीक है, रूट क्लियरेंस वन बात करी थी और रूट क्लियरेंस हमने देखा था कि आपका जो रूट क्लियरेंस है वो किस तरीके से हम लोग ऑप्टेन करते हैं। और वहाँ पर हम लोग एक स्पैन लेंथ और डिस्टेंस फ्रॉम द वन स्टैंड टू अनदर स्टैंड 765 के बीच के लिए कितना हमारा लाइन टू ग्राउंड मतलब क्लियरेंस रहेगा, इन सब की हमने बात करी थी। देन वी हैव टॉक्ड अबाउट द कंडक्टर मटेरियल। कंडक्टर मटेरियल के बारे में हमने बात करी थी। कंडक्टर मटेरियल हमारा ACSR होना चाहिए। ठीक है, स्टील रीइंफोर्स जिसमें बात करी थी। और यहाँ पे हमने नंबर ऑफ सब कंडक्टर पर फेज, सब कंडक्टर का डायमीटर, स्पेसिंग की बात करी थी। फेज स्पेसिंग इन मीटर्स में हाईएस्ट वोल्टेज और नॉर्मल वोल्टेज की बात करी थी। 230 केवी की अगर हम बात करें तो 245 इज द हाईएस्ट वोल्टेज फॉर दैट, एंड सिमिलरली फॉर द रिमेनिंग 345, 365 and 500 to 550. Likewise, we have all discussed about the okay अटेंडेंस सभी लोग चैट बॉक्स में भेजेंगे एंड नो वन विल स्क्रबल ऑन स्क्रीन। ठीक है, कोई स्क्रबल करेंगे आज इंस्टॉलेशन कोऑर्डिनेशन की। जो आपका एचपी लाइंस में इंस्टॉलेशन हमारे होते हैं, तो ट्रांसमिशन लाइंस में और सबस्टेशन दोनों में हमारे ओवर वोल्टेजेस। ठीक है, और वोल्टेज हमारे आते ही रहते हैं। ठीक है, स्विचिंग की वजह से, लाइटिंग की वजह से, डिफरेंट फॉल्ट की वजह से कई रेजोनेंस कंडीशन अगर होती है, इसको सबसे ओवर वोल्टेज आते रहते हैं। अब ओवर वोल्टेज होगा तो आपका जो इंसुलेशन है इट शुड बी वेरी वेरी गुड। ठीक है, सो इन दिस
lecture we will discuss about this, and we will also discuss about the series and shunt composition. So let's start. Transmission lines and substations are subjected to over voltage due to the switching. जब हम लोग एक लाइन से दूसरी लाइन पे स्विच करते हैं, मतलब सपोज हमें एक लाइन, हम किसी लाइन को एक लोड पे रखे हुए हैं, ठीक है, और उसी लोड को हमें दूसरी लाइन पे शिफ्ट करना और उस लाइन को खाली करना, तो जब हम स्विचिंग करते हैं या कभी दो लाइन को सिंक्रोनाइज कराना होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्विचिंग, ठीक है। ओके, लाइटिंग एज वी नो, लाइटिंग फॉल्स हमारे होते हैं, मतलब आपका जब थंडरस्टॉर्म वगैरह होता है। देन रेजोनेंस एंड अदर कॉजेज। रेजोनेंस मीन जब आपका सिस्टम दूसरे सिस्टम की फ्रीक्वेंसी को ओवरलैप करने लगता है, ठीक है। और बहुत सी फॉल्ट कंडीशंस आती हैं जिसमें हमारा ऐसा होता है, द सर्च रजिस्टर्स आर प्रोवाइड at the at strategic location to protect the line installation and substation equipment from the transient and temporary over voltage। अब यहाँ पे transient और temporary over voltages क्या होंगे? जो हमारी लाइटनिंग होती है वो हमारे ट्रांजिट इन नेचर होता है, और बहुत शॉर्ट इंस्टेंट के लिए आपका जो वोल्टेज है वो थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट से कई मिलियंस ऑफ वोल्ट में हो जाता है, ठीक है। अब उस उससे हमें क्या करना है कि अपने इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करना है, तो हालांकि एल ए लगाते हैं, लाइटिंग रजिस्टर लगाते हैं उसके लिए, बट इंस्टॉलेशन जो उसका लोकेशन होगा वो सही जगह पे हमें रजिस्टर करते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ओवर वोल्टेजेस, तीन तरीके के ओवर वोल्टेजेस, लाइक स्विचिंग ओवर वोल्टेजेस, टेम्परेरी ओवर वोल्टेजेस एंड ओवर वोल्टेजेस ड्यू टू लाइन, ठीक है। ओवर वोल्टेजेस ड्यू टू लाइन, यहाँ पे आपको जो दिख रहा है रेड लाइन, वो प्लस इसके सही हो जा रही है, ओके। तो हमारे तीन टाइप के ओवर वोल्टेज होते हैं, कौन कौन से? थ्री टाइप्स ऑफ ओवर वोल्टेजेस आर लाइटनिंग, ठीक है, टेम्परेरी, स्विचिंग, तीन तरीके की। तो स्विचिंग और वोल्टेजेस आर कॉज्ड ड्यू टू द एनर्जाइजेशन ऑफ लाइन, ठीक है। जब हम लाइन को एनर्जाइज करते हैं, ठीक है, अभी हम बात करते हैं स्विच करते हैं लोड को, या एक एक लाइन को दूसरी लाइन से एनर्जाइज करते हैं या फिर उसको सप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर हमारे स्विचिंग और वोल्टेजेस हो जाते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अब ऐसा होता है जब आपका एनर्जाइजेशन ऑफ लाइन, रिक्लोजिंग, फॉल्ट इंटरप्शन, लोड थ्रो एंड आउट ऑफ फेज स्विचिंग एंड सर्जिंग स्विचिंग ऑफ लोड, ये सारे आपके रीजंस हैं। रिक्लोजिंग का मतलब है, हम लोगों ने स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में पढ़ा था ऑटो रिक्लोजिंग वर्ड, ठीक है। ऑटो रिक्लोजिंग में हम लोगों ने देखा था कि कैसे आपका सिस्टम ऑटो रिक्लोज होता है, ठीक है। जैसे सिस्टम नॉर्मलाइज होता है वापस से रिक्लोज होता है, तो उसमें क्या होगा कि आपकी लाइन एक ऑफ मोड में थी, ऑन मोड में आ गई, तो वोल्टेज राइज होता है, दैट इज स्विचिंग करंट। फॉल्ट इंटरप्शन, जो हम लोग, ये भी हम लोगों ने फिजिकल प्रोटेक्शन में पढ़ा हुआ है, फॉल्ट इंटरप्शन में शॉर्ट लाइन इंटरप्शन ऑफ द फॉल्ट। शॉर्ट लाइन इंटरप्शन में देखा था कि कैपेसिटिव इंडक्टिव इफेक्ट आता है, जिसके वजह से आपका जो स्पाइक वोल्टेज वो ज्यादा जनरेट होते हैं, ठीक है, वही आपके ओवर वोल्टेज फॉर्म में होते हैं, ठीक है। बाकी आपके सारे ये स्विच ऑफ, कभी आपकी लाइन एकदम से अनलोडेड हो जाए, लोड आपका एकदम से सडन से हट जाए, तो दीज आर इन ऑल दीज कंडीशन वी कैन सी वी हैव of load, disconnection of inductive load, connection of capacitive load। आपका टेम्परेरी ओवर वोल्टेज कब होगा? आपका जैसे कि, क्योंकि इंडक्टिव लोड क्या करते हैं, पावर को, एक्टिव रिएक्टिव पावर को बैलेंस रखते हैं। हम्म, और कैपेसिटिव लोड, तो एकदम से किसी भी एक साइड में कनेक्शन और डिसकनेक्शन हो जाए अगर एक्टिव इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव लोड का, तो तभी आपकी टेम्परेरी ओवर वोल्टेज हो, और इनको हम लोग अकॉर्डिंगली बैलेंस करके रिएक्टर लगा के हम इसको बैलेंस भी कर सकते हैं, ठीक है। For EHV and USB transmission line, switching mode voltages becomes the limiting factor in designing the insulation level। हम तो इंसुलेशन तो क्या लिमिटिंग फैक्टर बनते हैं, क्योंकि अब हमें पता है कि अगर स्विचिंग सर्ज हमारा वहाँ पे हो रहा है,
तो वो कितने अमाउंट का हो सकता है, दैट इफ वी हैव कैलकुलेटेड देन ओके, इफ वी हैव नॉट कैलकुलेटेड तो अप्रॉक्सीमेटली मुझे लगता है इंसुलेशन, अगर इंसुलेशन नहीं रहेगा तो आपका सिस्टम वो डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो ये लिमिटेशंस बताते हैं फॉर एचवी यूएचवी लाइन आपके स्विचिंग वोल्टेज। ठीक है, वंस द लाइन इट इज कैपेबल ऑफ एनकाउंटरिंग टेम्परेरी वोल्टेज, तो आपकी वो लाइन अगर डिजाइन हो गई तो वो टेम्परेरी और वोल्टेज हमारी जो होगी उसको हैंडल करने में, टैकल करने में कैपेबल होगी। इट हैज ऑल्सो बीन फाउंडेड that overloaded due to lightning are not very important for EHV and UHV lines because आपके EHV and UHV lines में thousands of volt देता है और थाउजेंड ऑफ वोल्ट की आपकी लाइटिंग भी होती है, तो उस केस में आपका इम्पोर्टेंट तो है बट वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, द वेव शेप ऑफ स्विचिंग सर्ज आर practically infinite since the wave shape has a definite influence on flashes. A standard wave shape has been selected and analyzing the line performance. तो जो भी हम इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन या इंसुलेशन हम लोग रखते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो भी हमारी लाइटिंग या कुछ भी वेव आ रही है उसको वेव शेप को एनालाइज करके डिफाइन करते हैं और उससे हमारे क्या क्या कितने अमाउंट का वोल्टेज उसके फ्लैश और स्ट्रेंथ को हम लोग अकॉर्डिंगली हम लोग डिजाइन करते हैं एंड अ स्टैंडर्ड वेव शेप has been selected for analyzing the line performance. ठीक है, this standard switching search has the crest time, that is time to attain the peak value, that is 175 microseconds, and tail time, that is time to attain half of the peak value on the tail time, that is 3200 microseconds. It has been found डिजायर्ड, अगर आपको इम्पल्स वोल्टेज के बारे में याद हो, अपनी कैरेक्टरिस्टिक बात करेंगे तो आप इसको उस तरीके से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, ओके। तो इट इज फाउंड, इट हैज बीन फाउंड desirable and possible to reduce switching surges for EHV system is about 2.5 per unit, and insulation HV system is usually designed for this strength. The temporary overvoltages can be limited 1.5 per unit if shunt reactors are employed. तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसको लिमिट भी कर सकते हैं 2.5 से 1.5 में अगर उसमें रिएक्टर employ करते हैं। The insulation characteristics of various equipment is defined in terms of relative voltage, standard switching impulse, standard lighting impulse, एक्सेट्रा। ठीक है, तो जो कैरेक्टरिस्टिक है वेरियस इक्विपमेंट की हम लोग इन टर्म्स के अकॉर्डिंग उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, रेट कर सकते हैं। कौन कौन से रेटेड वोल्टेज, स्टैंडर्ड स्विचिंग इम्पल्स वोल्टेज, स्टैंडर्ड लाइटिंग इम्पल्स वोल्टेज, पावर फ्रीक्वेंसी वोल्टेज, ये वोल्टेज हम लोग they are correlated with characteristics such as arrestor, that is insulation level of various substation operators and transmission lines should be coordinated with various surge arresters such that over voltages are discharged to earth without causing damage to the equipment। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हमने जो भी कुछ इसमें डिजाइन किया है, जो भी कुछ किया है, तो इट शुड बी वेल कोऑर्डिनेटेड, वेल एसेस कि आपका अगर कोई लाइटनिंग और वोल्टेजेस ट्रांजिएंट टेम्परेरी, ठीक है, कैसा भी और वोल्टेज आपका आ रहा है तो वो सिस्टम को डैमेज ना कर पाए और उससे होने वाले आगे की इम्पैक्ट को एनालाइज करते हुए हम आगे के इक्विपमेंट को लोग इंसुलेशन प्रोवाइड कर दें और आपका जो वोल्टेज जो कि और वोल्टेज जो कि डिस्चार्ज हो रहा है वो सीधे सीधे अर्थ में जाके डिस्चार्ज हो रहा है विदाउट एनी इक्विपमेंट डैमेज। तो इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन, इंसुलेशन सिलेक्शन का मतलब हमारे यहाँ यही था कि कैसे हम लोग पूरे पूरे सिस्टम को डिजाइन करेंगे बाय बाय कंसिडरिंग लाइटनिंग और वोल्टेजेस, स्विचिंग और वोल्टेजेस एंड टेम्परेरी।
तीनों को वोल्टेज को कंसिडर करते हुए कैसे हम लोग उसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंसुलेशन क्वालिटी। नाउ वी टॉक अबाउट द series compensation. All of you are well aware with the series compensation. Okay. So series compensation is an important method of improving the performance of PHP transmission line. It consists of capacitors connected in series with the line at suitable location, thus opposed opposes directly the effect of series inductive reactance in the line. As we know कि अगर हमारा इंडक्टेंस अगर लाइन में ज्यादा हुआ है, कैपेसिटेंस हमारी लाइन में ज्यादा होगा, तो हमारे एक्टिव रिएक्टिव पावर बढ़ते और घटते रहते हैं, जिसकी वजह से दोनों में बैलेंस रखना है। तो इसको बैलेंस करने के लिए इंडक्टिव को सीरीज इंडक्टिव को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटर्स को सीरीज में लगा देते हैं, ठीक है, ताकि पे बैलेंस करें। अब इनसे कोई प्रॉब्लम होती तो दिस इज we are not here to discuss the problem of series and series compensation, but let's see what are the problems. There are major problems associated with series compensation. What are the problems? The problems are the series subsynchronous resonance, uh, ferroresonance, okay, maloperation of line prediction, okay, high recovery voltage. रिकवरी वोल्टेज के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, मालोपरेशन ऑफ लाइन प्रोटेक्शन के बारे में बता चुका हूँ। ऑल आर दीज टॉपिक्स, ठीक है, वी हैव डिस्कस्ड हाई रिकवरी वोल्टेज, मालोपरेशन, इन सब के बारे में। जो ट्रिपिंग होती है, ठीक है, उसको मालोपरेशन बोलते हैं। हाई रिकवरी वोल्टेज यानी कि आपका जो ट्रांजिएंट वोल्टेज के बाद वापस से जो सिस्टम वोल्टेज पहुंचता है उसको हम रिकवरी वोल्टेज, और रेजोनेंस और आपका subsynchronous resonance के बारे में लोग बात करेंगे, ठीक है। Okay, so these are the problems which occurs. Then we will move over the shunt compensation. What about the shunt compensation? Shunt compensation हमारा क्या होता है, ठीक है। तो जैसे हमने सीरीज में देखा कि सीरीज में हम लोग क्या कर रहे थे, कैपेसिटर्स को सीरीज में लगा रहे थे फॉर बैलेंसिंग व्हाट, किस चीज को बैलेंस कर रहे थे, इंडक्टिव रिएक्टेंस को ऑफ द लाइन, ठीक है। लाइन के इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम लोग क्या कर रहे थे, बैलेंस कर रहे थे। We are going to balance the inductance. We are going to balance the inductance with the series connection of the capacitances, capacitors in the line. ठीक है, inductive reactance को balance करते हैं. And what do we do in shunt capacitance? In EHV transmission system, shunt compensation is invariably essential. ठीक है, ये invariably essential है. Shunt compensation with capacitors V capacitive VARs is used to inject reactive power and control the receiving end voltage. हम लोगों ने फेरेंटी इफेक्ट की बात करी थी। फेरेंटी इफेक्ट में क्या होता है, आपका जो सेंडिंग एंड वोल्टेज था, सॉरी रिसीविंग एंड जो वोल्टेज था वो सेंडिंग एंड से डबल ज्यादा हो जा रहा था, यानी कि VR इज ग्रेटर देन VS, ठीक है। ये किसकी वजह से, लाइन इंडक्टेंस की वजह से। और उसकी वजह से क्या होता है, हमारे एक्टिव रिएक्टिव पावर अनबैलेंस होती है, जिसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम होती है। तो उनको बैलेंस कैसे करते हैं, शंट एंड सीरीज कंपनसेशन, या दोनों का यूज करते हैं, ठीक है। हम शंट पढ़ेंगे फिर सीरीज पढ़ेंगे, दोनों का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, ओके। तो इन शंट में बात करी करंट को न्यूट्रलाइज करते हैं। और शंट कंपनसेशन स्टैटिक कंपोनेंट एम्प्लॉयज कैपेसिटर एंड रिएक्टिव, और सिंक्रोनस कंपनसेशन, यहाँ पे सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर भी यूज करते हैं, सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर, ठीक है। Is anybody knows about this synchronous phase modifier? You can raise your hand, though it is not topic to discuss over here. If you know, then it is okay. Otherwise, we will move. Okay. चलिए, नहीं, नहीं. So shunt compensation is being preferred synchronous compensation because it because of its inherent advantage of high speed response
absence of fault need to the system, lower maintenance, low cost, generate reliability, and simple erection. In addition to shunt capacitors, shunt reactors, and phase modifier, a thyristor control static shunt compensator to meet reactive power generation and absorb the demand has appeared in recent years. मतलब इसका यूज करके हम लोग reactive power absorb कर सकते हैं. ठीक है. Then in series compensation, सीरीज एंड शंट कॉम्बिनेशन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है. ठीक है. और इसमें हम लोग so what we were discussing that series and shunt composition in EHP transmission line, long transmission line, both series capacitor and shunt reactors are provided. Why? Because we need to balance active and reactive power both accordingly. The purpose of providing series capacitor to artificially reduce series reactance of the line so as to improve the stability and efficiency of the transmission line. The shunt reactors are provided to artificially reduce the susceptance of the line so as to improve the voltage regulation. So both things are important. Voltage regulation is important, and the stability and efficiency of transmission is also important. So what we use series compensation for improving the stability and efficiency of transmission line, and we use shunt reactors for the improving or regulating the voltage regulation. ठीक है, under light load condition. Practical to practical and economical reasons leads to consideration the compensating elements at few points along the line for a given total MVR of series and shunt compensation of a transmission system, maximum power transfer capability, voltage control conditions, and efficiency. The power transmission depends on number, locations, and circuit systematic of the series capacitor shunt reactors system. Series and shunt compensation scheme. There are also possible other स्कीम. तो हम लोग सीरीज और शंट कंपनसेशन की स्कीम की बात कर रहे थे. वहाँ पे और भी पॉसिबिलिटीज हैं जिसके थ्रू हम लोग इसको अचीव कर सकते हैं. सो इन दिस article or in this lecture, we have seen the insulation coordination, that is EHP line insulation based upon transient voltage. जो आपकी लिमिट्स हैं वो कैसे डिसाइड होंगी, क्या क्या चीजें होंगी, कैसे कैसे और वोल्टेज होते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग कैसे सिलेक्शन करेंगे हमारे टेम्परेरी ओवर वोल्टेजेस. ठीक है. If anyone has any query about this topic, then please raise your hand, or you can text me also. You can call me also if you have any confusion in any question in any topic. ठीक है. अटेंडेंस चैट बॉक्स में डालेंगे, प्लस आप लोग अपनी टू शीट्स जल्दी जल्दी करते हैं. ठीक है. तो फ्रॉम माय साइड, any uh, anyone has any query regarding this topic and previous topic? Any query? Okay. So we are just going to wind up our session over here, and I hope this pandemic